अभी आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। तो साथियों, जैसे बामसेप ने ये समाज में बेदारी करने का कार्य शुरू किया और लोगों को पता चला कि वोट का जो अधिकार है, ये वोट का अधिकार ये साधारण अधिकार नहीं है, एजुकेशन का अधिकार ये साधारण अधिकार नहीं है, ये 16/4 का जो सर्विस का अधिकार है, एजुकेशन इन सर्विस का 16/4 में, ये साधारण अधिकार नहीं, तो ये राजा बनने का, शासक बनने का अधिकार है। जैसे ही लोगों के समझ में आ गया तो ब्राह्मणों को खतरे की घंटी महसूस हुई, उनके घर में खतरे की घंटी बज गई। अरे ये लोग जाग रहे हैं। 1973 में बामसेप का निर्माण हुआ और 1978 में बर्ता बामसेप बना। 5 साल वो बच्चा पूरे देश में जन जागरण बेदारी करने का काम किया। अपने पेट में वो बामसेप का बच्चा, जैसे कोई भी डिलीवरी 9 महीने के बाद होती है, लेकिन ये बामसेप जो है ना, ये 5 साल के बाद जन्म लिया बच्चा है। तो हमारे जो पुरखे थे, ये संगठन चलाने वाले जो हमारे लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई और जिंदगी लगाकर लोगों में जागरण, प्रबोधन और बेदार करने का कार्य शुरू किया। जैसे जैसे बेदारी बढ़ती गई तो खतरों की घंटी ब्राह्मणों के घर में बजने लगी। उन्होंने सोचा कि ये लोग, इनको इतना अधिकार है, शासक बन जाएंगे, तो क्या किया जाए। जैसे कांशीराम ने जो नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो लोगों को समझ में आ रहा था तो क्या किया जाए। तो ये जो मूल निवासी कौम के लोग हैं, क्योंकि जो हुक्मरान होता है वो हुक्मरान की गद्दी एक थोड़ी छोड़ेगा। कोई भी इतने अच्छे गुलाम मिले, उनको इतने अच्छे गुलाम मिले, उनकी सेवा करने वाले गुलाम मिले, तो गद्दी थोड़ी छोड़ देगा। और आपको ये विरासत थोड़ी दे देगा, भाई ले लो, ये भाई मैं हमने छोड़ दिया, हमने इतने साल आपके ऊपर राज किया, अभी हम छोड़कर जा रहे, आप अभी संभालो, ऐसा तो कहने वाला नहीं है। और दूसरी मजबूरी है उसकी, जहां से आया वहां तो अभी जा नहीं सकता, क्योंकि वहां जगह नहीं है अभी। तो जो आस्किमोजी नाम का जो प्रदेश है ना, जो ब्राह्मण यूरोशिया से, वो मध्य एशिया से उधर रशिया का काला सागर है, आस्किमोजी नाम का जो प्रदेश है, वहाँ से जब आए थे तो वो प्रदेश अभी फिलहाल में उपलब्ध नहीं है। तो उनकी मजबूरी है, अगर, क्योंकि ब्राह्मण का जो बच्चा होता है ना, जैसे मूल निवासी लोग जो है वो परिश्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर के जो मुसलमान है, ये केरिया है, मोमिनपुरा, रात भर सोते ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुसलमान अगर मेहनती और कष्ट करने वाले ना होते ना, तो मर जाते थे। बहुत कलाकार लोग है वो, मेहनती है, मजदूरी करने वाले, कष्ट करने वाले, हिकमती लोग है, इसलिए जिंदा है। नहीं तो व्यवस्था ने तो उनको पूरा छोड़ दिया, कुछ बचा है। 1947 के बाद में, जैसे जिनके माँ बाप नहीं होते, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते, बचपन में मर जाते, उसकी क्या हालत होती है? यतीम, लावारिस, कहीं भी सोता है, कहीं भी रहता है, जहां मिला खाना खाता है। 1947 के बाद में मुस्लिमों की क्या हालत होगी? मुस्लिमों को लीडरलेस हो गया, उसकी सामाजिक लीडरशिप खत्म हो गई, उसकी आर्थिक लीडरशिप खत्म हो गई, धार्मिक लीडरशिप खत्म हो गई। लीडरलेस है समाज, और लीडरलेस है इसलिए अन्य अत्याचार बढ़ रहा है। कोई हमारा दाता, मुक्तिदाता नहीं है कि हमको बचाया जा सके। बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है, जो मुसलमानों के नाम पर टोपी डालकर, दाढ़ी लगाकर, नकली दाढ़ी लगाकर बम स्फोट कर रहे हैं, उसको बेगुनाह उसको साबित कर रहे हैं। भारत में क्या चल रहा है? तो साथियों, डेली दिन ब दिन हमारे ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ रहा है, हम खामोश है। तो हम मजलूमों के घर में जाना चाहिए, हमारे लोगों की भी ड्यूटी उनके घर में जाना चाहिए, उनको बेदार करना चाहिए। एक दूसरे, जैसे इन्होंने कहा कि अभी हम लोग एक दूसरे को दूसरे घर में जाकर ये काम करना होगा, अच्छी बात है। अभी समझदारी आ गई, भले ही देर से आए, लेकिन समझदारी अभी आ रही है, अच्छी बात है। और इतने लोग अगर ये
अंबिकापुर संभाल में अगर भिड़ गए ना तो आग लगा सकते हो। ये साधारण लोग थोड़ी आप आग लगा सकते हो। तो साथियों, जैसे ये लोग बेदार हुए और उनको समझ में आया कि ये सारे जो अधिकार है वो शासक बनने के अधिकार है, वोट का अधिकार है, राजा बनाने का नहीं तो बनने का अधिकार है, ऐसे समझ में आया तो फिर 1984 में उन्होंने एक कानून लाया और सबसे पहले दुनिया ने फेंकी हुई जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भारत में लाई। पहला चुनाव केरला में उपचुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 1984 में। 80 में चुनाव हुआ और 84 में वो जो रिजल्ट आया तो उसमें क्या कहा गया, द यूनिवर्सल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज इलीगल। यूनिवर्सल यूज ऑफ ईवीएम मशीन इज इलीगल, यानी ईवीएम मशीन का सार्वत्रिक प्रयोग करना इलीगल है। यह सुप्रीम कोर्ट का 1984 का डिसीजन है। और जैसे जैसे बहुजनों के मूल निवासी लोगों के सरकारें बनने चालू हुआ, पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट हुई। इधर लालू की पार्टी स्थापन हुई, लालू प्रसाद की। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापन हुआ। जैसे कांसीराम जी ने 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसके बाद बहुजनों का सियासी संगठन निर्माण होना शुरू हुआ। और इधर मुलायम सिंह यादव, यूपी में मायावती, मुलायम सिंह यादव, ऐसे बहुजन समाज के जो राजनीतिक पार्टियां बनना शुरू हुआ तो खतरे की घंटी ब्राह्मणों के घर में बजी और उन्होंने ईवीएम मशीन भारत में लाया। जब 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1989 में संशोधन किया गया। यानी जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें संशोधन किया गया और उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग जहां बैलेट पेपर इस्तेमाल करना, यूज करना पॉसिबल नहीं, ऐसे किसी परिस्थिति में, किसी जगह पर अपवाद के परिस्थिति में ये बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा संशोधन हुआ। और उसके तहत 2004 से लगातार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप कुछ भी करो, जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तब तक ब्राह्मणवाद है, हमारे ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ते रहेगा। ब्राह्मण मानने वाला थोड़ी है, वो तो हमारा भाई थोड़ी है, तो विदेशी है। और वो हमारे दिमाग में नफरत पैदा करता है मुसलमानों के विरोध में, ये क्रिश्चियन समाज के विरोध में, ईसाई समाज के विरोध में, जितने भी हमारे मसाहत को मानने वाले जो धर्म हैं उनके विरोध में हमारे दिमाग में, SC ST OBC के दिमाग में नफरत पैदा करता है, घृणा पैदा करता है कि विदेशी लोग है, ये विदेशी लोग है, हम सब हिंदू है, हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करता है और मुसलमानों को सेग्रीगेट करता है, मुसलमानों को सेग्रीगेट करके उसकी पिटाई करता है, फिर ईसाई को सेग्रीगेट करता है और ईसाई के नाम पर उसकी पिटाई करता है। तो पिटाई तो हो रही है, सबकी पिटाई हो रही है, कोई वो बचने वाला नहीं है। हिंदू के नाम पर इकट्ठा करता है, जब हमको अधिकार देने की बात आती है तो फिर हिंदू नहीं, फिर हम SC बन जाते हैं, ST बन जाते हैं, OBC बन जाते हैं। हिंदू के नाम पर ब्राह्मण हमको इकट्ठा करता है। तो साथियों, उन्होंने 1989 में जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन किया और अपवादात्मक परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहां किया जाएगा, ऐसा भी है उसमें, जहां किया जाएगा वहां पर वहां के जिलाधिकारी जो कलेक्टर होता है, DM होता है, उसको लेटर निकालना होगा कि भाई हम क्यों ऐसा यहाँ पर बैलेट पेपर के जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो इसका कारण भी देना होगा। लेकिन इसका उल्लंघन करके भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खुलाम इस्तेमाल हो रहा है और हमारे जो वोट का अधिकार था राजा बनने का, वो प्रभाव शून्य करा दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण के पास संख्या नहीं। पहला चुनाव 1952 में हुआ, 1946 में अंतरिम सरकार बनी नेहरू की। तो अंतरिम सरकार बनने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। 1952 में पहला चुनाव हुआ
तो डॉक्टर आम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, हमारी तकदीर लिखी, अरे उनको गिराया। जिन्होंने हमारी तकदीर लिखी तो उनको गिराने का काम ये 52 लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया। तो बाबा साहब के विरोध में बहिष्कृत हितकारिणी नाम की सभा थे, और जिसके सर चिटनीस, पहले सर चिटनीस 1924 में जो कजलोरकर थे, उसको बाबा साहब के चौथी फेल आदमी को बाबा साहब के विरोध में खड़ा किया गया। और खड़ा करके बाबा साहब को, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए पैसा नहीं था, जब बाबा साहब को जीतने के बाद वो बाबा साहब को मिलने गए, तो बाबा साहब को मिलने गए वो जब कजरोलकर, तो उसने कहा कि मुझे लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। उस जमाने में 25,000 रुपये नेहरू ने दिया। तो ये पैसा कहाँ से आया? जब पहले इलेक्शन की समीक्षा बाबा साहब ने की, और पहला किताब समीक्षा के नाम पर प्रांतवार भाषा रचना का नाम की, लिंग्विस्टिक नाम की किताब बाबा साहब ने लिखी, उसमें बात लिखी कि ये घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके, जब अभी ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके हुक्मरान बन रहे, वो जमाने में, क्योंकि उनके पास संख्या ही नहीं ना, 52 में उन्होंने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार करके चुनाव जीता। 57 का इलेक्शन में जातिवाद के नाम पर चुनाव जीता। 62 में उन्होंने रिगिंग, ये रिगिंग शब्द आपके लिए नया होगा, यानी रिगिंग होता है कि जो बैलेट बॉक्स होता है, जिसके ऊपर ऐसा हम बैलेट वोट देकर बैलेट वो बॉक्स में डालते हैं, तो वो कलेक्टर के नियंत्रण में होता है, 3-4 दिन प्रशासन संभालता है। तो नियंत्रण और निगरानी ब्राह्मण के पास होती है, तो कलेक्टर को ब्लैकमेल करता है कि भाई ये कांग्रेस के विरोध में जितने भी वोट है उसको निकालो, और गाय वासुरु उसका बछड़ा, गाय बछड़ा कोई तो भी चिन्ह था, तो इसको बोलते रिगिंग। इसका इस्तेमाल करके 1962 का चुनाव उन्होंने लड़ा, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं थी। उसके बाद 67 का चुनाव हुआ, 67 में गुंडे मवाली को टिकट दिया। ये लगातार वो एक काम कर रहे हैं, क्योंकि बामन ऐसा चुनकर नहीं आ सकता, संख्या नहीं है। गुंडे मवाली को टिकट दिया, गुंडे मवाली को टिकट देकर उन्होंने चुनाव जीता। और 77 में राम मनोहर लोहिया का निर्माण हुआ, उन्होंने गठबंधन किया, इसलिए कांग्रेस कई जगह पर परास्त हुई, और तीसरा मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी। उसके बाद ये ईवीएम का जन्म हुआ। उसको लगा कि अभी हमारी चलने वाली नहीं ज़्यादा दिन। तो साथियों, क्या करना होगा? पहले तो मजलूम कौन है जानना होगा, और मजलूम के घर में जाना होगा, समझाना होगा, उसको बेदार करना होगा, क्योंकि हमारा जो विकल्प है, एक जालिम के बजाय दूसरा जालिम नहीं हो सकता। ये जालिम लोग हैं। 1947 के पहले इस देश में मुसलमानों की जो लीडरशिप, क़यादत थी, मुसलमानों की लीडरशिप थी, वो लीडरशिप पढ़े लिखे लोग थे, बैरिस्टर लोग थे, डॉक्टर लोग थे, इंजीनियर लोग थे, और समाज को दिशा देने का कार्य उस जमाने में होता था। ये संकट था ब्राह्मणों के ऊपर। अगर ये लोग अगर भारत में रहेंगे और SC ST OBC लोग मिल जाएंगे, तो इनका तो राज आ जाएगा, और हमारा क्या होगा? तो भारत का विभाजन करना होगा। ये विभाजन का जो प्रॉब्लम है, विभाजन की जो बात है, ये जालिम लोगों ने भारत का विभाजन किया, भारत को तकसीम किया। जब वो 33% पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो क़यादत हमारी चली गई, तो हम पेरेंटलेस हो गए, लावारिस हो गए। हमको दिशा देने वाला, हमको कोई बताने वाला, दिशा बताने वाला, हमारा पालन पोषण करने वाला कोई नेता भारत में नहीं बचा, इसलिए यह हालत हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारी कमजोरी है, हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं जाए, 1 घंटे के ऊपर हमारे लोगों की सुनने की मर्यादा नहीं है। सुनना चाहिए, और हमको जो हिदायत दी गई, इल्म हासिल करो, पढ़ो, इल्म हासिल करो, दुनिया में जाओ, जितना दूर जाओगे उतना पढ़ेंगे, और इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करके लोगों को बेदार करो, और मजलूमों का मसावत कायम करो, इंसाफ कायम करो, मजलूमों की ताकत बढ़ाओ। ये काम करेंगे
इस मौके पर इनको टाइम देना है। मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन अभी क्या है हमारे लोगों को मुझे विषय मालूम नहीं था। मैं मीटिंग समझ कर यहाँ पर आया था। मीटिंग समझ कर मैं मीटिंग हो गया, हमने मीटिंग का महाराष्ट्र में 10 मीटिंग का पिछले बार हमने लिया। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये जो तंजीम है, अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तंजीम, तुम्हारी समस्या जो है कोई एक गांव की समस्या नहीं है, तो ये हमारी राष्ट्रीय यूनिवर्सल समस्या है और भारतव्यापी समस्या है, देशव्यापी समस्या है। तो संगठन भी हमें देशव्यापी, भारतव्यापी, राष्ट्रव्यापी बनाना होगा, जैसे बामसेफ ने बनाया। बामसेफ का संगठन देशव्यापी, भारतव्यापी, राष्ट्रव्यापी बनाया है। लेकिन केवल बामसेफ का संगठन देशव्यापी, भारतव्यापी, राष्ट्रव्यापी बनने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो बामसेफ के जो सारे तंजीम है, जितने भी तंजीम है, वो सारे तंजीमों को राष्ट्रव्यापी बनाना होगा। जिस दिन राष्ट्रव्यापी बनेगा हमारे सारे संगठन, तो हम इस देश के मालिक होंगे, हुक्मरान होंगे, और आप जरूर हुक्मरान होंगे। अगर ये बात आप लोगों के पास जाओगे, मजलूम के पास जाओगे और मजलूम लोगों को बताओगे और सारे मजलूम के इत्याद निर्माण करोगे, तो जरूर इंसाफ कायम होगा। आप करोगे, ऐसा करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सभी का।